आवाज आ रही है सब बच्चों को? यस मैम। मैम सुबह हम लोगों ने सुबह हम लोगों ने कितने बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं तन्नू? क्योंकि अब मुझे पीछे दिखाई नहीं दे रहा। 19। अभी 22 हो गए तो 19 ही रह गए। हाँ। सुबह हम लोगों ने आसियान के बारे में पढ़ा था। किसी को पूछना है आसियान के बारे में कुछ? मैम वो बता दो, वो जो बी से क्या बताया था, वो वैक्सीन वैक्सीन वो समझ नहीं आया मुझे। ब्रेक्सिट ब्रेक्सिट यानी ब्रिटेन का एग्जिट होना। यूरोपीय संघ से जब ब्रिटेन एग्जिट हो गया, बाहर निकल गया, तो उस प्रोसेस को हम ब्रेक्सिट के नाम से जानते हैं। ठीक है। आर से बना है ब्रिटेन एग्जिट, ब्रेक्सिट इसे कहते हैं। यानी ब्रिटेन की यूरोपीय संघ से बाहर होने की जो प्रक्रिया थी उसको ब्रेक्सिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है चीन का, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तुम लोगों का। चीन एक उभरती अर्थव्यवस्था। पीडीएफ तुम लोगों को दे ही रखी है, साथ में उसे निकाल के रखना। ऐसा माना जाता है कि चीन अमेरिका को कड़ी टक्कर देने की कगार पर खड़ा हुआ है। और जैसे कि अब हम कोरोना काल में देख ही रहे हैं, चीन की ताकत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। भारत के लिए भी वो समस्याएं खड़ी करता जा रहा है। कभी वो नेपाल के साथ मिल जाता है, तो कभी वो पाकिस्तान की हेल्प करके भारत को हमेशा प्रॉब्लम में डालता रहता है। तो हम देखें कि चीन की ताकत धीरे 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 काफी बढ़ चुकी है। और ऐसा माना जा रहा है कि 2040 तक चीन अमेरिका को पीछे छोड़ चुका होगा। ठीक है। लेकिन शुरुआत से ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि चाइना हमेशा से ही इतना ताकतवर रहा था। माओ के जमाने में चीन ऐसा नहीं था। अब तुम पूछोगे माओ कौन है? 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी। जैसे 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी, उसी तरीके से 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई। और उसका महानायक था माओ, माओ तसे तुंग। ठीक है, पूरा नाम था इसका माओ तसे तुंग। ये चीन के साम्यवादी क्रांति के महानायक थे। इनकी अगुवाई में ही चीन की साम्यवादी क्रांति सफल हुई। और उसके बाद से जब तक इनके देहांत हुआ तब तक इन्होंने ही चीन का नेतृत्व किया। यानी 1949 से 1976 तक चीन का नेतृत्व माओ ने किया था। माओ एक कट्टर कम्युनिस्ट थे। कम्युनिस्ट यानी साम्यवाद को मानते थे, बुरी तरीके से उसको फॉलो करते थे, उसके हर रूल्स को। और साम्यवाद, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि आज साम्यवाद की विशेषताएं निकाल के रखना। साम्यवादी शासन की विशेषता होती है कि पूंजीवाद के कट्टर विरोधी होते हैं। पूंजीवाद यानी जहां पे निजी संपत्ति, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जाती है, उस चीज के बिल्कुल अपोजिट होता है साम्यवाद। साम्यवाद ना तो निजी संपत्ति को मान्यता देता है और ना ही व्यक्ति की स्वतंत्रता को। ठीक है। वहां पे आर्थिक असमानता नाम की चीज नहीं होती, जो कि पूंजीवाद की खासियत है। तो माओ जो थे वो कट्टर कम्युनिस्ट या कट्टर साम्यवादी थे और पूंजीवाद के कट्टर विरोधी थे। माओ इन्हीं पॉलिसीज पर, कम्युनिस्ट की, साम्यवाद की इन्हीं पॉलिसीज पर चीन को आगे ले जाना चाहता था। माओ चाहते थे कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने। उन्होंने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। और जैसे कि सोवियत संघ में हम लोगों ने पढ़ा था कि वहां पे एक छोटी सी पिन से लेकर मिसाइल तक सोवियत संघ में बनती थी, तो वही प्रयास माओ ने चीन में भी किया। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस आ गया था। रूस की जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं थी। वहां जो उत्पादकता चल रही थी वो वहां की जनसंख्या को पालने के लिए काफी थी। लेकिन थी वहां की जो कृषि का उत्पादन था वो इतना नहीं था कि वहां की पूरी कर सके। ठीक है। तो माओ ने देश की कर दिया। जो भी वस्तुएं आयातित यानी एक्सपोर्ट की जा सकती थी, सॉरी की जा सकती थी, वो सब उसने अपने ही देश के अंदर बनाने का प्रयास किया, ताकि हम आत्मनिर्भर बने रहे। पूरी किसने? माओ ने। 49 से 70s की शुरुआत तक माओ की ही पॉलिसी को चीन में फॉलो किया गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। ठीक है। तो हम माओ ने क्या पॉलिसी अपनाई थी? साम्यवादी अर्थव्यवस्था को चीन में लागू किया। अब साम्यवादी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता होती है, ये मैं तुम लोगों को पहले करा चुकी जब हमने सोवियत संघ का पढ़ा था।
एक बंद अर्थव्यवस्था होती है। बंद अर्थव्यवस्था का मीनिंग होता है कि ना तो आयात किया जाएगा, ना ही निर्यात किया जाएगा। आयात खासकर पूंजीवादी देशों से, ठीक है? तो किसी भी प्रकार के आयात, निर्यात या व्यापारिक संबंधों को बिल्कुल भी ये इजाज़त नहीं देते, ठीक है? तो बंद अर्थव्यवस्था का पालन किया जाता है यहाँ पर। सब कुछ जो है वो देश के अंदर है, देश ही आत्मनिर्भर होना चाहिए। जो कुछ बनेगा वो देश के अंदर बनेगा। तो बंद अर्थव्यवस्था थी, ना तो आयात था, ना ही निर्यात था। जैसा सोवियत संघ में था सेम वही अर्थव्यवस्था इन्होंने फॉलो की। साम्यवादी देशों से बाहर राजनीतिक और आर्थिक अलगाववाद की नीति अपनाई, जिसका मीनिंग था कि साम्यवादी देशों के अलावा ये किसी भी प्रकार का कोई संबंध बाकी के देशों से नहीं रखेंगे। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, निजी संपदा कुछ नहीं होगी। लोगों से उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग काम कराया जाएगा और उनको उनकी जरूरत के अनुसार दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ भूखों नहीं मरता था, किसी से जबरदस्ती काम नहीं लिया जाता, ठीक है? तो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, सब कुछ सामूहिक था, सब कुछ राज्य के नियंत्रण में था। सभी उत्पादन के स्रोत जो थे राज्य के नियंत्रण में थे, कृषि हो, उद्योग हो, बैंक हो, सब कुछ राज्य का नियंत्रण था। राज्य यानी सरकार डिसाइड करती थी, माओ डिसाइड करता था कि हमारे देश में क्या खेती बाड़ी है तो उसमें क्या बनना चाहिए, क्या उत्पादन होना चाहिए, किस कौन सी फसल का उत्पादन किया जाए, उद्योग में क्या उगाया जाए, उसकी मार्केटिंग कैसे की जाएगी, सब कुछ राज्य के द्वारा डिसाइड किया जाता था। जनता के पास अपना कुछ भी निर्णय लेने का राइट नहीं था। सब कुछ सामूहिक था, यानी सामूहिक खेत हुआ करते थे, सब मिलकर उस पे काम करते थे। जो कुछ अनाज पनपता था वो सब सामूहिक बैंकों में, सामूहिक कोष में जमा कर दिया जाता था। इसी तरह सामूहिक उद्योग थे, जो कुछ भी इन फैक्ट्रीज में उत्पादन होता था वो सब कुछ सरकार के कोष में दे दिया जाता था और वहीं से फिर सबको जरूरत के अनुसार बांटा जाता था। कृषि प्रधान देश था, चीन मुख्य जोर कृषि पर था, लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही थी। बेरोजगारी नहीं थी, क्योंकि हमने सोवियत संघ में भी पढ़ा था कि लोगों को रोजगार भत्ता दिया जाता था। अगर गवर्नमेंट उन्हें रोजगार जॉब नहीं दे पा रही थी तो उन्हें रोजगार भत्ता देती थी ताकि वो लोग भूखे ना मरे। सॉरी। तो इस तरह चाइना में भी साम्यवादी अर्थव्यवस्था को किया गया। आर्थिक असमानता नाम की चीज नहीं थी। रिजल्ट क्या रहा इस चीज का? हमने क्या देखा था सोवियत संघ में कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पिछड़ती चली, इतनी ज्यादा पिछड़ गई कि वहां पर भूखों मरने की हालत आ गई, ठीक है? तो क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था जो सोवियत संघ में अपनाई जा रही थी वही चीन में भी अपनाई गई, तो सेम वही रिजल्ट चीन में भी देखने को मिलने शुरू हो गए। और चीन में जल्दी देखने को मिले क्योंकि चीन की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी और उस जनसंख्या को पालने के लिए चीन के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, क्योंकि कृषि थी, कृषि प्रधान देश था, पुरानी तकनीक यूज की जा रही थी, बाहर के देशों से कोई लेना देना था नहीं, उद्योगों में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है? तो वहां पर सोवियत संघ में बाद में रिजल्ट आए, लेकिन चीन में रिजल्ट पहले ही आने शुरू हो गए। तो रिजल्ट क्या रहा? क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, इसके कारण लोगों को काम के लिए कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा। देख, हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें प्रोत्साहन मिलना बहुत जरूरी है। मैंने आज कोई अच्छा काम किया तो मैं चाहूंगी कि मेरे को मेरे ऊपर हायर अथॉरिटी वाले मेरे उस काम की प्रशंसा करें, तभी तो मैं वो आगे और काम करूंगी या उससे अच्छा करने को दिखाऊंगी। लेकिन अगर मुझे कोई इंसेंटिव ही नहीं मिल रहा है तो मैं उस काम को नहीं करूंगी। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं तुम्हारी क्लास का। मैं चाहती हूँ कि भाई मैं तुम्हारी क्लास को पढ़ाऊं, लेकिन अगर मुझे तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा तो मेरा पढ़ाने का जो जज्बा है वो तो वहीं खत्म हो जाएगा, है ना? मैं चाहूंगी कि मैं अच्छे से अच्छा पढ़ाऊं, लेकिन अगर मुझे तुम लोगों से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई तुम लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं कोई लेना देना नहीं है, या अगर क्वेश्चंस के आंसर पूछे जाते हैं वो आंसर तुम लोग नहीं देते हो, तो मेरा जो इंसेंटिव है पढ़ाने का वो खत्म हो जाएगा। एक टीचर का इंसेंटिव होता है कि बच्चा उसे रिस्पॉन्स दे, ठीक है? तो इस तरीके से वहाँ क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी तो लोगों को काम करने का कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उत्पादकता धीरे धीरे कम होती चली गई। लोगों पर कोई जोर जबरदस्ती थी नहीं, जिसमें जितनी क्षमता थी उससे उतना काम कराया जाता था और उसे उसकी जरूरत के अनुसार दे दिया जाता था। तो उन्हें कोई चिंता ही नहीं थी भूखों मरने की, कि हम भूखे भी मर सकते हैं। लेकिन चीन में पिछड़ापन शुरू हो गया, बढ़ती जनसंख्या के मुकाबले उत्पादन बढ़ नहीं रहा था। जाहिर सी बात है, ऐसी जब सिचुएशन हो जाती है, तुम लोग इकोनॉमिक्स के हो, पता ही होगा, तो महंगाई बढ़नी शुरू हो जाती है। जब महंगाई बढ़ती है तो सभी को सभी संसाधन आराम से नहीं मिल पाते और 1961 तक आते आते चीन में भूखमरी के हालात हो गए, लोगों को भूखे मरने की हालात होने लगी, ठीक है?
क्योंकि बाहर से अलगाववाद था, बाहर के देशों से, पूंजीवादी देशों से, जहाँ मेन टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी, उन देशों से कोई लेना देना था नहीं, विदेशी व्यापार ना के बराबर था, जिसके कारण वहां विदेशी मुद्रा की कमी हो गई। विदेशी मुद्रा बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर हमें बाहर के देशों से व्यापार करना है तो जरूरी है कि हमारे पास वो करेंसी, उनके देश की करेंसी या इंटरनेशनल करेंसी हमारे पास हो। तो क्योंकि बाहरी अलगाववाद था, इसके कारण विदेशी व्यापार नहीं था, और विदेशी व्यापार नहीं था तो विदेशी मुद्रा भी नहीं थी, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। माओ ने आयातित वस्तुओं को, यानी जो सामान हम बाहर से मंगा सकते थे, जो नहीं था, उसको घरेलू स्तर पर बनाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वो ज्यादा नहीं चले। तो इस तरीके से माओ की जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था उसने अपनाई, उसके कारण चीन की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन होती चली गई, चीन बिल्कुल पिछड़ता चला गया। ठीक है, यहाँ तक था तुम्हारा कि माओ के समय में, माओ तसे तुंग के समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन यस मैम। पूछना है किसी को? नो मैम। क्वेश्चन क्योंकि यही आता है कि माओ के चीन के बारे में बताइए कि माओ के समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी और माओ के बाद की अर्थव्यवस्था कैसी थी। हमारा एक पोर्शन इसका क्लियर हो गया कि माओ के समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं माओ के बाद की अर्थव्यवस्था। देखो, माओ की डेथ हुई थी 1976 तक, 6 में। तब तक वो माओ का चीन का हाई, वो सॉरी मैम। हाँ बोलो। मैम ये माओ क्या है ये? शुरुआत में नहीं थे तुम क्लास में? मैम थी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये चीन के अंदर एक जगह है माओ, या फिर चीन का नाम था पहले माओ? तो यहाँ पे शुरुआत अरे क्या लिखी है, जहाँ मैंने माओ लिखा है ना, उसके नीचे वाली लाइन क्या है वो पढ़ो। पढ़ी? भाई पढ़ ली? यस मैम। अब पता चल गया माओ क्या चीज है? यस अरे मैम। पता चला नहीं? बताना क्या है, खाने की चीज है, जगह का नाम है, या फिर कोई व्यक्ति का नाम है? जल्दी बताओ, 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास, बताओ भाई। अब मेरे को इंसेंटिव नहीं मिल रहा है तुम्हारी क्लास से बिल्कुल भी। मैं बताऊं, व्यक्ति का नाम है। जो महानायक बनाता है क्रांति का। यानी कि वो एक नेता था अपने देश का, ठीक है, जिसने क्रांति वहां पे करवाई थी, उसे सफल किया था। क्लियर है अब या नहीं? समझ में आ गया मैम, आ गया समझ में, क्लियर है। हम्म, पूरे अपने आंख और कान, दिमाग, सब कुछ इस वक्त यहीं पे लगा दो, अपनी सारी तंद्रियां जो होती है ना हमारी, वो सारी इस वक्त सिर्फ इधर की साइड ही लगा दो क्लास लेने में। हम्म, तो माओ के बाद की अर्थव्यवस्था, यानी माओ का देहांत 1976 में हुआ, तब तक उसने पूरा चीन को कंट्रोल में रखा हुआ था अपने, उसकी साम्यवादी नीतियों को फॉलो किया जा रहा था। लेकिन साथ ही ये उसी समय महसूस किया जाने लगा कि चीन को अगर आगे बढ़ना है, चीन को अगर अपनी जनसंख्या का पेट पालना है, तो उसे बाहर की दुनिया में प्रवेश करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो माओ के समय से ही एक चेंज जो है वो स्टार्ट हो गया था। नाम मात्र के लिए वो साम्यवादी बना रहा, लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने पूंजीवादी नीति की तरफ उनका झुकाव शुरू हो गया। और जब 76 में माओ का देहांत हो गया, तो पूरी तरीके से चीन साम्यवादी होते हुए भी उसने अपनी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी कर दी। यानी राजनीति तो उसकी साम्यवादी रही, लेकिन अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की होगी। तुम्हारी बुक में एक कार्टून है जिसमें एक साइकिल दे रखी है कार्टून, उसमें एक साइकिल है, और उस साइकिल में एक पहिए पर साम्यवाद का चिन्ह है, तो एक पहिए पर यस मैम। में डॉलर का निकाला हुआ है, सबने बुक निकली हुई है सबकी, यस मैम, चीन लिखा है भी। यस मैम। उसमें चीन भी। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है इस साइकिल पर एक जगह हंसिया है जो चीन बीच में साम्यवादी है। का चिन्ह है, और एक पहिए पर डॉलर। तो वो दिखा रहा है कि चीन ने दोनों नीतियां अपनाई, वो साम्यवादी होते हुए भी उसने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पूंजीवाद को अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है, कार्टून ये कई बार तुम लोगों को आ जाता है अधिकतर कि इसका क्या मीनिंग है। एक तो साइकिल को इसलिए दिखाया क्योंकि चीन में साइकिल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा चीन में ही होता है। और दूसरा, एक पहिए पर इसके साम्यवाद का चिन्ह और दूसरे पर डॉलर, जिसका मतलब ये था कि चीन साम्यवादी होते हुए भी
उसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया, खासकर माओ के देहांत के बाद। ठीक है, तो बाहरी दुनिया से जो अलगाववाद की नीति थी उसको उन्होंने समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। उन्हें ये पता चल गया कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें पूंजीवादी देशों का साथ लेना ही होगा। ठीक है, और उन्होंने बाहर की दुनिया से आर्थिक और व्यापारिक संबंधों की शुरुआत करनी शुरू कर दी। जैसे सबसे पहले 1972 में उन्होंने अमेरिका के साथ संबंध जोड़ने शुरू कर दिए, अमेरिका से मित्रता करनी शुरू कर दी। 72 में ही रिचर्ड निक्सन ने चीन की यात्रा की और उसके बाद से उनके व्यापारिक संबंध बनने शुरू हो गए। पहले सब कुछ सामूहिक था, सामूहिक खेती, सामूहिक उद्योग, सामूहिक बैंक, लेकिन अब इस सामूहिकता के स्थान पर निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन की नीति को अपनाना शुरू कर दिया। खेती को, उद्योगों को, बैंकों को निजी हाथों में देना शुरू कर दिया। निजी प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी देने की इजाजत दे दी गई, क्योंकि एक ही चीज होती है जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम करने का एक प्रेरणा देती है, प्रोत्साहन देती है, जिससे कि उत्पादकता, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अब चीन ने भी सामूहिकता के स्थान पर निजीकरण को अपना लिया, निजीकरण की पॉलिसी को अपना लिया और काफी चीजें प्राइवेट हाथों में देनी शुरू कर दी। लोगों को निजी संपदा रखने का अधिकार दे दिया गया। इसके अलावा उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी को अपनाया। ओपन डोर यानी खुले द्वार की नीति, ये डेंग शाओपिंग ने अपनाई थी 1978 में। तो ओपन डोर पॉलिसी का मीनिंग ही ये था कि अब वो बाकी देशों के साथ जो उन्होंने अपने आयात और निर्यात को, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बंद कर रखा था, अब उस व्यापारिक नीति की शुरुआत कर दी। ठीक है, तो ओपन डोर पॉलिसी को अपनाया और जिसके द्वारा उन्होंने विश्व के देशों के साथ आयात और निर्यात की व्यापारिक नीति शुरू कर दी। 2001 में चीन WTO यानी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य बन गया और जिसके द्वारा अब उसने विश्व व्यापार समूह में एंट्री कर ली। और इस तरीके से हम देखते हैं कि माओ के बाद चीन की अर्थव्यवस्था बिल्कुल पलट गई। वो साम्यवाद के स्थान पर क्या हो गई? पूंजीवादी हो गई। अलगाववाद के स्थान पर उन्होंने मित्रता और संबंध जोड़ने की नीति शुरू कर दी। बंद अर्थव्यवस्था के स्थान पर ओपन डोर की पॉलिसी अपनानी शुरू कर दी। पहले जो विश्व में व्यापार में बिल्कुल वो ना के बराबर उनकी भागीदारी थी, अब उन्होंने विश्व व्यापार शुरू कर दिया। इसके लिए WTO का मेंबर भी बन गया। ठीक है, व्यवस्था थी माओ के बाद चेंज हो गई। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ किसी को कुछ पूछना है माओ के बाद और माओ के समय की अर्थव्यवस्था में? नो मैम। ठीक है, अब हम आगे चलते। जो मेन तुम्हारा क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि हुई अर्थव्यवस्था है जिसके आधार पर यह दावा किया जाता है कि 2040 तक वो अमेरिका को पीछे छोड़ चुका होगा। उसका क्या कारण है कि 1970s तक जो चीन भूखमरी के कारण खड़ा था, आज वो एकदम से इतना हाई उसकी अर्थव्यवस्था कैसे हो गई कि हर जगह तुम देखो तो तुम्हें चीन का ही सामान दिखाई देता है। जब तुम बाजार में जाते हो, खिलौनों की दुकान पे जाते हो, तुम्हें चाइना के खिलौने दिखाई देते हैं। मोबाइल लेने जाते हो तो चाइना के मोबाइल दिखाई देते हैं। टैब लेने जाओगे, चाइना के टैब, लैपटॉप, हर जगह मतलब एक तरीके से कहा जाए तो चाइना का ही सामान दिखाई देता है। क्या हुआ? ऐसा चीन ने कौन सी पॉलिसी अपनाई जिसके कारण वो एकदम से इतनी पावरफुल अर्थव्यवस्था बन गई, इकोनॉमी उसकी बन गई कि वर्ल्ड में उसका नाम नंबर 1 पर आना शुरू हो गया है। ठीक है, क्या ऐसे रीजंस थे कि वो ऐसा कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि वो अमेरिका को पीछे छोड़ देगा और ऐसा महसूस भी किया जा रहा है आजकल। ठीक है, तो क्या कारण थे? सबसे पहला कारण, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना शुरू किया। हालांकि चीन साम्यवादी था, लेकिन अब उसने साम्यवादी में पूंजीवादी पॉलिसी को अपनाया। निजीकरण की नीति, उद्योगों को, खेती को सौंप देना, राज्य का नियंत्रण ना के बराबर होता है। तो अब ये चीज चीन ने भी एक बार शुरू। दोबारा से बोल दो। चीन की अर्थव्यवस्था का सबसे पहला कारण, चीन की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का सबसे पहला कारण है कि उसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मीनिंग होता है प्राइवेट हाथों में उत्पादन को सौंप देना, यानी जो प्रोडक्शन है या खेती बाड़ी हो रही है अब उसे व्यक्ति को सौंप दिया जाता है
कि तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जैसे भी काम करना है करो, लेकिन हमें लाभ मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, ये पूंजीवाद की मेन चीज होती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी को इजाजत दे दी गई। पहले चीन में प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की इजाजत नहीं थी, जिसके कारण उत्पादन धीरे धीरे घटता जा रहा था। लेकिन अब चीन में प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की इजाजत दे दी गई, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी जब हमें ज्यादा से ज्यादा लालच होगा कि हाँ ये चीज मेरे पास आएगी, तो हम उस चीज को और बढ़ाना चाहेंगे। तो इसके कारण वहां पे की उभरती चीन की जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, उत्पादन का एकदम से जो बढ़ना स्टार्ट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग जो एकदम से बढ़ी, वहां के इसका कारण ये था कि अब चीन ने भी निजीकरण की नीति को अपना लिया, प्राइवेटाइजेशन की नीति को अपना लिया था। सामूहिक खेती के स्थान पर अब निजी खेती शुरू हो गई। किसानों को हक दे दिया गया कि तुम अपनी खेत पर जो फसल उगाओ, सिर्फ हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, ना केवल जनसंख्या का पेट भरे, बल्कि हम बाहर भी उसको भेज सकें और उससे विदेशी मुद्रा कमा सकें। सामूहिक उद्योग के स्थान पर निजी उद्योग शुरू कर दिए गए। लोगों को अधिकार दे दिया गया कि तुम अपनी फैक्ट्रीज खोलो, उसमें जो उत्पादन करना है वो करो, लेकिन क्या मिलना चाहिए? प्रॉफिट मिलना चाहिए, देश की विदेशी मुद्रा बढ़नी चाहिए, देश की राष्ट्रीय आय बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो पहले इसकी अर्थव्यवस्था के उभरने का कारण क्या था कि इसने चीन ने साम्यवादी अर्थव्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया। क्लियर है यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मीनिंग? यस मैम। यस मैम। पूंजीवाद क्योंकि पूंजीवाद में पूंजी पर बल दिया जाता है, मनी पर, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पर। ठीक है, दूसरा, साम्यवाद से बाहर की दुनिया के साथ अब इन्होंने अपने संबंधों की शुरुआत कर दी। चीन के पिछड़ेपन का एक मेन जो रीजन था वो ये था कि साम्यवाद से बाहर निकले ही नहीं। इनकी दुनिया एक कुएं के सीमित थी। साम्यवाद के देशों से आयात निर्यात करना, उनसे ही मदद लेना, तो जो टेक्नोलॉजी वहां पे थी वही टेक्नोलॉजी चीन में भी थी। और सोवियत संघ की तो पता ही चल गया कि टेक्नोलॉजी बहुत पिछड़ी हुई थी। तो जो कमियां सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में दिखाई दी, वही चीन में भी दिखाई देनी शुरू कर दी। लेकिन चीन ने समय रहते समझ लिया कि जब तक हम बाहर की दुनिया के साथ अपने संबंध नहीं बढ़ाएंगे, उनके साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाएंगे, तब तक चीन आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो उन्होंने दूसरी पॉलिसी क्या अपनाई कि अब साम्यवाद से बाहर की दुनिया के साथ संबंधों की शुरुआत कर दी। और इसके लिए सबसे पहले 1972 में जो हमें राष्ट्रपति थे उस समय, रिचर्ड निक्सन, उन्होंने चीन की यात्रा की और यहीं से अमेरिका के साथ संबंधों की शुरुआत हो गई। और अमेरिका के साथ संबंधों की शुरुआत का मीनिंग था कि बाकी के जो पूंजीवादी देश थे, पश्चिमी देश थे, उनके साथ भी चीन के संबंध शुरू हो गए। ठीक है, तीसरा तरीका इन्होंने अपनाया आधुनिकीकरण का, मॉडर्नाइजेशन का। अब तक सब कुछ पिछड़ा हुआ था, खेती कृषि प्रधान देश था, लेकिन खेती बाड़ी के जो तरीके थे वो पिछड़े हुए थे। उद्योग, कृषि से जो सरप्लस मिलता था उसी से उद्योगों में रॉ मटेरियल्स लगाया जाता था, यानी वो भी पिछड़ा हुआ था। सेना के पास पुराने हथियार थे। साइंस और टेक्नोलॉजी के नाम पे जीरो था चीन, कुछ नहीं था उसके पास। कि जब करेंगे मॉडर्नाइजेशन को नहीं अपनाएंगे, वहां के प्रधानमंत्री थे, यानी माओ के अंडर में ये काम कर रहे थे उस समय। उन्होंने कहा कि हमें, क्योंकि माओ का भी सपना था कि चीन आत्मनिर्भर बने और चीन विश्व में नंबर 1 देश पर आए, ये माओ का भी सपना था। तो उन्होंने कहा कि जब तक हम आधुनिकीकरण को नहीं अपनाएंगे मेन मेन चीजों में, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। 1973 में चाउ एन लाइन ने आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे: कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान टेक्नोलॉजी। इन्होंने कहा इन क्षेत्रों में हमें नए तरीकों को अपनाना होगा, इन क्षेत्रों में हमें मॉडर्नाइजेशन लाना होगा, आधुनिकीकरण लाना होगा। यानी कृषि के पुराने तरीकों को छोड़कर मॉडर्न तरीकों का यूज करें जो पश्चिमी देश करते हैं। तो पुराने तरीके छोड़कर हमें नई मशीनों का करना होगा, कंप्यूटराइजेशन करना होगा अपने देश का। सेना को पुराने हथियारों के स्थान पर नई मिसाइल्स देनी होंगी और साइंस और टेक्नोलॉजी में हमें आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो चाउ एन लाइन ने 1973 में इस तरीके से आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे और ये भी चीन की बढ़ती ताकत का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। यहाँ से उसने अपना शुरुआत की। ठीक है, फोर्थ, खुले द्वार की नीति, जिसे हम ओपन डोर पॉलिसी कहते हैं। ये 1976 में माओ की डेथ हो चुकी थी, तो अब पूरी तरीके से चीन जो था, चीन का जो मेन लक्ष्य था वो था कि चीन को टॉप पर पहुंचाना, विश्व का नंबर 1 देश बनाना। तो माओ की जो कट्टर साम्यवादी नीति थी, अब इससे उन्हें छुटकारा मिल चुका था अब तक।
सबसे बड़ी जो की पॉलिसी थी वो बंद अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि साम्यवाद यही कहता है केवल साम्यवादी देशों के साथ संबंध रखो। तो सबसे पहले उन्होंने इसी को उतार कर फेंका। और 1978 में डेंग शाओपिंग, जो उस समय के लीडर थे चीन के, उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी को अपनाया, जिसका मतलब था कि अब चीन ने अपने दरवाजे विदेशी निवेश के लिए खोल दिए। अब तक सब कुछ बंद था, कोई आयात कोई निर्यात नहीं होता था। लेकिन ओपन डोर पॉलिसी को अपनाने के बाद अब चीन ने कहा कि अब हम अपने दरवाजे विदेशी निवेश के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोल रहे हैं। अब विदेशी कंपनियों को इनवाइट किया गया कि तुम आओ और चीन में आकर, हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है। चीन ने क्या कहा कि हमारे देश में आओ और अब यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करो। साथ ही उसने एक ये भी हिंट दिया कि तुम लोग मुझे भी आमंत्रित करो, हम भी तुम्हारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी बंद अर्थव्यवस्था, जिसने की आयात और निर्यात को बिल्कुल बंद कर दिया था, डेंग शाओपिंग ने 1978 में आर्थिक सुधार किए और खुले द्वार की नीति को अपनाते हुए आयात और निर्यात को खोल दिया, विदेशी निवेश के लिए अपने देश के दरवाजे खोल दिए। और इसके बाद चीन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले यहाँ तक का बताओ कि यहाँ तक का क्लियर है? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है या मैं आगे बढ़ूं? मैम आ गया समझ। यस मैम। ठीक है। अगली पॉलिसी तो हमने 4 पॉलिसी पढ़ी अभी तक। कौन सी? एक तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था के स्थान पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। दूसरा, साम्यवाद से बाहर की दुनिया के साथ संबंधों को बनाना शुरू किया। तीसरा, आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें मॉडर्नाइजेशन को अपनाया गया, जो कौन कौन से थे? कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और चौथा था ओपन डोर की पॉलिसी, जो कि डेंग शाओपिंग ने शुरू करी, और इसके बाद चीन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब बात यह है, चीन ने दिमाग का यूज एकदम मैम आपकी वॉइस लेकर कट नहीं जाएंगे थेरेपी के द्वारा। क्या सबको ही मेरी आवाज कटी हुई नजर आ रही है या सिर्फ किसी एक आध को? यस कटी हुई। मैम आवाज कट रही है। यस मैम। मैम आपका नेट नहीं चल रहा शायद। अरे नेट तो चल रहा है, मगर इसको चल रहा होगा। रुक। मैम फिर रुक गई आवाज। हेलो। क्या तुम लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? मैम अब तो आ रही है। मैम अब तो आ रही है। ठीक है। आ रही ना आवाज? यस मैम। यस यस मैम। यस ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। चीन ने कहा कि हम एकदम से अपने सारे सेक्टर्स जो है वो विदेशी निवेश के लिए नहीं खोलेंगे, यानी एकदम से साम्यवाद से मैम पूंजीवाद की तरफ मैम नहीं बढ़ेंगे। हाँ, बोलो। हैं? यस मैम बहुत कम आ रही है आपकी आवाज। कम आ रही है आपकी आवाज। मैम स्क्रीन भी ब्लैक हो रही है। मैम स्क्रीन ब्लैक हो रही है। ब्लैक हो रही है। मैम अरे मैंने फुल अरे आवाज शांत हो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। शांति से सुनो, नहीं तो बाद में रिकॉर्डिंग भी देख लेना, क्योंकि मैंने फुल आवाज खोल रखी है। इससे ज्यादा आवाज तो हो नहीं सकती। मैम आप तेज बोलो। मैम आप तेज बोलो फिर। अच्छा। भैया ज्यादा नहीं चिल्लाया जा सकता घर में, ठीक है? हाँ। मैम स्क्रीन ब्लैक आ रही है। स्क्रीन ब्लैक आ रही है। स्क्रीन ब्लैक मतलब तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा जो लिखा हुआ है?
भाई दिखाई दे रहा है लिखा हुआ या नहीं दिखाई दे रहा, ये बताओ जल्दी से। एक एक बोलो, एक नहीं दिखाई दे रहा। ओ मैम अब दिखाई दे रहा। यस मैम। अब तो मैंने बंद ही कर दिया, अब क्या दिखाई दे रहा है? रुको, अब दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस मैम अब फटाफट से कर लो क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। ओपन किया, यानी इन्होंने एकदम से चीन ने साम्यवाद पूंजीवाद को नहीं अपनाया, बल्कि इन्होंने कुछ क्षेत्रों में साम्यवाद को भी रखा और कुछ क्षेत्रों में पूंजीवाद को शुरू किया। यानी हम कह सकते हैं, तुम्हें 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से यानी स्टेप बाय स्टेप ओपन किया। ठीक है, जो उसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी देंग शाओपिंग ने, उसने चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़े। जैसे कि सबसे पहले 1982 में कृषि का निजीकरण, जब वो पूरी तरीके से इसमें महारत हासिल में उद्योगों का निजीकरण किया। मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। 1982 में यानी कृषि का निजीकरण किया गया और उसके बाद अब आई फुल आवाज। 1982 में कृषि का निजीकरण किया गया और उसके बाद जब इसमें पूरी तरह से महारत हासिल कर ली तो उसके बाद 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया, उसको प्राइवेट हाथों में सौंपा गया। तो ऐसा नहीं था कि कृषि को भी एक साथ प्राइवेट हाथों में सौंप दिया, ओपन कर दिया, और उद्योगों को भी ओपन कर दिया, बल्कि इन्होंने क्या करा कि पहले कृषि का निजीकरण किया, क्योंकि चीन जो था एक कृषि प्रधान देश था। तो सबसे पहले कृषि को प्राइवेट हाथों में दिया और 1998 में उद्योगों को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया। इसके अलावा इन्होंने सेज की नीति अपनाई। सेज SEZ, इसका मीनिंग होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति अपनाई गई, यानी केवल जो क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं केवल वहीं पर विदेशी निवेश को आमंत्रित किया जाएगा, बाकी जगहों पर नहीं। कहने का मतलब ये था कि इन्होंने केवल कुछ सेक्टर्स खोले विदेशी निवेश के लिए, सब कुछ नहीं खोला कि तुम आओ और कहीं भी आकर अपनी फैक्ट्रीज लगा लो, कहीं भी आके अपने उद्योग लगा लो और आयरन के क्षेत्र में लगा लो या तेल के क्षेत्र में आके लगा लो। ऐसा चीन ने नहीं किया, बल्कि उसने कुछ सेक्टर्स बना दिए कि केवल इसी फील्ड में आकर, केवल इसी जगह पर आकर और केवल इन्हीं मामलों में तो विदेशी निवेश किया जा सकता है, बाकी क्षेत्रों में नहीं। ठीक है, तो चीन ने सेज की नीति अपनाई जिसके तहत केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही विदेशी निवेश को आमंत्रित किया गया। और 2001 में चीन WTO का मेंबर बन गया और जिसके द्वारा अब वो पूरी तरीके से विश्व व्यापार समुदाय का हिस्सा बन गया और उसने पूरे विश्व में अपना निर्यात करना शुरू कर दिया, निवेश करना शुरू कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ये 4 पॉलिसीज की याद रखना जो उसने स्टेप बाय स्टेप तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन किया। एक 1982 में कृषि का निजीकरण, 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया, सेज की नीति के अंतर्गत यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए और केवल उन्हीं निर्धारित क्षेत्रों में ही विदेशी निवेश को आमंत्रित किया गया था। और 2001 में चीन जो था वो WTO का मेंबर बना और जिसके माध्यम से अब वो पूरे विश्व व्यापार का सदस्य बन गया, यानी वर्ल्ड के सभी देशों में उसने कहा कि अब आप लोग आइए मेरे देश में निवेश कीजिए और मैं आपके देश में निवेश
करूंगा, यानी विश्व व्यापार का समुदाय पूरी तरीके से वो बन गया था। इसके अलावा चीन की जो बढ़ती अर्थव्यवस्था का मेन रीजन रहा वो रहा कि उसने एक्सपोर्ट पर सबसे ज्यादा फोकस किया, अपने सामान को बाहर भेजा। हम देखते हैं कि एक जमाने में हम जब भी किसी खिलौने की दुकान पे जाते वो चीन के खिलौनों से भरा पड़ा रहता था, और क्योंकि चीन ने सस्ते, टिकाऊ और उसके जो डिजाइन होते थे वो हम लोगों ने नहीं देखे थे, इतने तरह तरह के डिजाइन चीन ने बनाए थे, तो उसने एक्सपोर्ट पर अपना सबसे ज्यादा फोकस किया और इस तरीके से उसने एक्सपोर्ट के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया। ठीक है, चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था का सबसे मेन रीजन यही था कि उसने एक्सपोर्ट पर सबसे ज्यादा फोकस किया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अपने मजबूत किया, उत्पादन क्षेत्र को मजबूत किया। चीन में छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीजें बनाई जाने लगी और उसको उसने धड़ल्ले से अंधाधुंध एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जो दिखने में भी अच्छी होती थी, सस्ती भी होती थी, और बाहर के बाजारों पर इस तरीके से चीन का पूरा कब्जा हो गया। हम देखते खिलौने, मोबाइल, लैपटॉप, टैब, हर जगह चाइना का माल हमें दिखाई देता है, और वो सस्ता भी होता है और देखने में भी उसकी टेक्नोलॉजी भी बड़ी जबरदस्त होती है। ठीक है, तो उसने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अपने मजबूत किया और उसके माध्यम से बढ़ता चला गया। ये स्क्रीन कैसे बार बार बंद हो रही है? इसके अलावा चीन ने मानव संसाधनों पर निवेश पर जोर दिया। तुम लोग अपनी 9th क्लास में पढ़ चुके, मानव संसाधन क्या होते हैं, यानी मनुष्यों पर खर्च करना। माओ के समय से ही माओ ने भी सबसे ज्यादा इस बात पर जोर दिया था कि हम अपने नागरिकों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दें, क्योंकि आज अगर हम इन चीजों पर निवेश करेंगे तो भविष्य में यही हमें ज्यादा से ज्यादा गेन इनसे मिलेगा। अगर बच्चा पढ़ा लिखा है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, तो जाहिर सी बात है वो देश के लिए काफी नेशनल इनकम कमाने में योगदान देता है। तो चीन की अर्थव्यवस्था के बढ़ने का एक मेन रीजन ये भी था कि उसने मानव संसाधनों पर जोर दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं अपने सभी नागरिकों को मुहैया कराई, जिसका रिजल्ट ये रहा कि वो टेक्नोलॉजी, जब उसे जैसे ही मौका मिला, चीन के नागरिकों को जैसे ही संसाधन उन्हें मिलने स्टार्ट हुए, वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ते चले गए। एक मुख्य रीजन रहा कि इसने शहरीकरण पर जोर दिया, ग्रामीण क्षेत्र से अपने लोगों को निकालकर शहर बसाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, रोडवे, रेल, हाउसिंग में तेजी से उसने मॉडर्नाइजेशन को अपनाया, जिससे लोगों का जीवन स्तर तेजी से बढ़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से व्यापार में तरक्की हुई, लोगों का जीवन स्तर बढ़ा, ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर लोग शहरों में आए और मॉडर्नाइजेशन को अपनाया। तो इन माध्यमों से चीन की आर्थिक व्यवस्था धीरे धीरे बढ़ती चली गई, उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लियर है सारे पॉइंट्स इसके, चीन की अर्थव्यवस्था के उभरने के? यस मैम, यस मैम, सबसे पहला था पूंजीवाद, यस मैम। यस मैम, साम्यवाद से बाहर की दुनिया के साथ संबंधों की शुरुआत की। तीसरा, आधुनिकीकरण के 4 प्रस्तावों को अपनाया चाउ एन लाई ने। देंग शाओपिंग ने खुले द्वार की नीति अपनाई, चरणबद्ध तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। 1982 में कृषि का निजीकरण, 1998 में उद्योगों का निजीकरण, सेज की पॉलिसी अपनानी, 2001 में डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना, एक्सपोर्ट पर फोकस किया, मजबूत किया, मानव संसाधनों पर जोर दिया, ठीक है, और फिर शहरीकरण पर जोर दिया, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, और जिसके माध्यम से चीन विश्व का, आज हम कहें तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नंबर 1 देश बनता जा रहा है। रिजल्ट क्या रहे इन सब के? अर्थव्यवस्था में जो उभार हुआ चीन का, जो उसने नई नई तरीके अपनाए, नई नई पॉलिसीज अपनाई, उसका क्या रिजल्ट रहा? सबसे एक, आज चीन विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक और दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। ठीक। दूसरा, 2010 में ही चीन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया, तो उसने अमेरिका को भी इसमें पीछे छोड़ दिया था, और आज भी यही हाल है। मानव संसाधनों पर निवेश के कारण टेक्नोलॉजी के प्रयोग में उत्पादकता बढ़ी, क्योंकि जब मानव संसाधनों पर खर्च किया गया, शिक्षा पर खर्च किया गया, तो जैसे ही नागरिकों को संसाधन मिले, उन्होंने एक हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी बनानी शुरू कर दी, और जिससे कि जब हाई टेक्नोलॉजी होगी तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी, जिसके कारण, निवेश के कारण और टेक्नोलॉजी के बढ़ने के कारण रोजगार भी बढ़े, लोगों को रोजगार मिला, रोजगार मिला तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी, जीवन स्तर भी बढ़ा, लोगों का रहन सहन का ढंग बढ़ा, अच्छा स्तर हुआ, उसका क्वालिटी बढ़ी। चीन के पास अगर हम देखें तो इस समय सबसे ज्यादा विश्व में विदेशी मुद्रा का भंडार है,
जिसके कारण उसकी निवेश क्षमता काफी गुना बढ़ गई है। वो हर देश, कोई भी देश ऐसा नहीं होगा विश्व में जहां चीन का निवेश ना हो, चीन इन्वेस्टमेंट ना करता हो। चीन का अगर हम दावा देखें तो उसके दावे के मुताबिक आज चीन में एक भी व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे नहीं है। 2012 में शी जिनपिंग, जो उस समय वहां के हेड थे, उन्होंने गरीबी खत्म करने का संकल्प लिया था 2012 में, और इसके लिए उन्होंने लोगों को घर देने स्टार्ट करे, जीवन स्तर उनका बढ़ाना स्टार्ट करा। और आज हालात ये है, 2020 में इन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि अब चीन में एक भी व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे नहीं है। यानी 8 साल के अंदर अंदर इन्होंने पूरी गरीबी रेखा को खत्म कर दिया। कृषि का निजीकरण हुआ, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा, ग्रामीण लोगों की आय बढ़ी और ग्रामीण उद्योग भी डेवलप हुए। चीन आज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रमुख केंद्र है, प्रमुख सेक्टर है, सभी देशों के निवेश का एक आकर्षण का केंद्र है। क्यों? क्योंकि वहां पर जनसंख्या क्योंकि ज्यादा है तो सस्ती श्रम दर मिल जाती है, प्लस भूमि भी वहां पर काफी है, रॉ मटेरियल मिल जाता है। तो जिसके कारण देखा जाए तो आज चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में विश्व का नंबर 1 देश है। कोरोना काल में जहां सभी देशों की जीडीपी घट रही थी, वहीं चीन का विकास दर पॉजिटिव रहा। ठीक है, तो ये सब किसके कारण है? चीन ने जो अपनी अर्थव्यवस्था की पॉलिसीज अपनाई थी, जिसके उसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था दिन पर दिन बढ़ती चली गई, और आज हालात ये है कि वो लगभग अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है। ठीक है, यहाँ हमारा चीन खत्म हो जाता है। इसके अलावा पीडीएफ में तुम्हें एक क्वेश्चन और होगा कि क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी निकले, तो वो उसमें से पीडीएफ में से पढ़ना, सीधे सीधे पॉइंट्स है। किसी को कुछ पूछना है चीन के बारे में? हमारा चीन वाला टॉपिक यहाँ खत्म हो जाता है। मैम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बता दो। उत्पादन उत्पादन क्षमता का बढ़ना, यानी ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रोडक्शन करना। ओके मैम। मैन्युफैक्चरिंग यानी मैन्युफैक्चर करना, बनाना। ठीक है, तुम लोगों को मैं भारत और चीन के संबंध करा चुकी हूँ। कल अपनी कॉपी खोलकर बैठोगे, और ऋषिता और तन्नू, तुम दोनों इस टॉपिक पर कल प्रेजेंटेशन दोगे। ठीक है। ठीक है, ऋषिता और तन्नू कल भारत और चाइना के रिलेशन पर प्रेजेंटेशन देंगे। और इसके अलावा किसके थे 40 नंबर? नेहा के, प्रिया के? प्रिया प्रिया और राखी, तुम दोनों अगले दिन प्रेजेंटेशन दोगे। बांग्लादेश और श्रीलंका पर, क्योंकि वो भी हमारा हो चुका। जो हमारा अगला चैप्टर है वो सारा वही है जो हम लोग पहले कर चुके हैं, तो वो प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही होगा। ठीक है, तो कल ऋषिता और तन्नू का है प्रेजेंटेशन। हाँ बोलो। ये भारत चीन संबंध तो फर्स्ट टर्म का नहीं है। फर्स्ट टर्म का भी था और सेकंड टर्म में भी है। अच्छा। ठीक है, तो कल उसकी प्रेजेंटेशन ऋषिता और तन्नू देंगे। शाम को सुबह सुबह 10:30। ठीक है, चलो तैयारी करो अब कल की क्लास में। मैम हाँ बोलो। पेपर मतलब रिटर्न में होंगे और रिटर्न में होगा पेपर अभी तक, तो यही डिसाइडेड है। लेकिन मैम कोरोना केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं। जरूरी है मार्च तक रहेंगे ही? मिड मार्च में होंगे पेपर, मार्च और अप्रैल में। ओके मैम। ठीक है, तैयारी दोनों तरीके से रखो अपनी। चलो अब तुम लोग हैं? क्या? कल सुबह 10:30 की क्लास में मिलते हैं। चलो बाय।